दोस्तों, सामने निकल कर आ रही एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक F414 इंजन डील को लेकर अब अमेरिका इसे एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करने वाला है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की वाणिज्य मंत्रालय एक बार फिर से इंजन डील पर रिव्यू करते हुए एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सामने लेकर आएगी, जिससे इस इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग भारत में न की जा सके। अब रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में चाइना का ख्याल आने लगता है, लेकिन अमेरिका को इसको लेकर भारत पर शक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भारत के पास रूस के द्वारा सप्लाई किए गए कुछ अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, जिसमें परमाणु पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट करियर तक शामिल है, लेकिन आज तक भारत ने बिना रूस की परमिशन के कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग को अंजाम नहीं दिया। भारत जो भी प्रोडक्शन करता है वो सब लाइसेंस लेकर ही होता है और कानूनी तरीके से भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद ही हमारे देश की कंपनियां इस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर काम करती हैं। लेकिन अमेरिका का भारत पर शक करते हुए F414 इंजन के एक्सपोर्ट और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग से पहले एडिशनल सिक्योरिटी, वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग के डर से लागू करना अमेरिका की तरफ से भारत पर विश्वास की कमी को दर्शाता है। सामने निकलकर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब F414 इंजन की डिलीवरी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने में ज्यादा देरी हो सकती है, जिससे हमारे काफी कुछ महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी प्रभावित होंगे, जिनमें तेजस MK2 और MK शामिल हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव को देखते हुए ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। वहीं इस घटना से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्यों अमेरिका की तरफ से फाइटर जेट ऑफर करने के बावजूद आज तक भारत ने कोई अमेरिकी फाइटर जेट नहीं खरीदा, क्योंकि विश्वास की कमी दोनों देशों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ रूस है, जो हमें बड़े से बड़े हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कई बार तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ऑफर करता है। साथ ही हथियारों के इस्तेमाल और इंजीनियरिंग को लेकर हमें रूस के साथ आज तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई, जबकि अमेरिका डिफेंस रिलेशन के शुरुआती स्टेज में ही हमें परेशानी देने लगा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही अमेरिका है जिसने मानव अधिकार और कई दूसरे मुद्दों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के नाम हमें बस आश्वासन ही देखने को मिला। ऐसे में भारत को जरूर सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका भारत के साथ लॉन्ग टर्म में एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है या फिर नहीं, वरना अब हम जिस तरह से अपाचे, चिनूक, M777, 6716 जैसे हथियारों की खरीद कर रहे हैं, आगे जाकर ये हमारे लिए गले का फंदा ना बन जाएं। साथ ही दोस्तों, हम सभी को पता है रेसिज्म एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है, जिसे न सिर्फ अफ्रीका के लोग परेशान हैं, बल्कि भारत और एशिया के दूसरे लोग भी। अब ये एशियाई लोग जब पश्चिमी देशों के गोरे लोगों के हाथों से रेसिज्म का सामना करते हैं तो काफ़ी हल्ला होता है, लेकिन जब एशिया में ही भारतीयों के साथ रेसिज्म किया जाए तब दुनिया का ध्यान इस तरफ ज्यादा नहीं आता, और ताइवान ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया है। 2 महीने पहले ताइवान की तरफ से ये बात कही गई कि वो भारत के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही एक मोबिलिटी और इमिग्रेंट पैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें 1 लाख भारतीय ताइवान जाकर अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन अब अपनी ही विरोधी पार्टी और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव झेलने के बाद ताइवान की सरकार घुटने टेक चुकी है, और ताइवान की सरकार ने आखिरकार ये बयान दिया कि ऐसा कोई भी डील नहीं की जाएगी, और वे 1 लाख भारतीयों को तो छोड़ो, 1000 भारतीयों को भी फिलहाल ताइवान नहीं आने देने वाले। दोस्तों, ताइवान की सरकार ने 2 महीने के अंदर ही अपनी बात से यू टर्न मारते हुए क्लैरिफाई कर दिया कि वो भारत के साथ कोई भी इमिग्रेशन या माइग्रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों के ताइवान आने की खबर विरोधी पार्टी की तरफ से बस एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ताइवान, जो खुद को भारत का साथी देश बताता है, वही भारतीय लोगों के खिलाफ इस तरह का रेसिज्म कर रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है।
धन्यवाद।